गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है अपन ने मंडे से वापस ऑनलाइन क्लासें चालू कर दी है। शायद आपको पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कि सर क्लास कैसे चालू करेंगे। वो अलग बात है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड में टाइम लगेगा और शायद अपना ब्लैक नहीं है, बोर्ड वाइट है। थोड़े दिन पीडीएफ के माध्यम से चलेगी अपना ये वाला चैप्टर। आपको पता है अपन ने पिछले पी ब्लॉक स्टार्ट करे थे और पी ब्लॉक ख़त्म होने वाला है। लगभग 70% पी ब्लॉक ख़त्म भी हो गया है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं अपने से, जो वीडियो देखने वाले हैं, उनसे अनुरोध है कि वो एक बार जो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के लिंक हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि आपको पता है अभी स्कूलें ओपन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। शायद 31 जुलाई तक गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिया है कि स्कूलें नहीं खुलेंगी। और हो सकता है जैसे कि कंटिन्यूसली पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे क्या हो कोई नहीं कह सकता। इसके मामले में कौन क्या होगा नहीं होगा, बट अब हमने ये निर्णय लिया है कि आपकी पढ़ाई ऐसे यूँ ना समय आपका बर्बाद हो, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासें चलाने का हमारा मकसद है। आपको यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें मिलेंगी। तो आप यही है कि जो जितना आपने लॉकडाउन में पढ़ा था वो वापस से एक बार आप रिपीट करें, देखें, नोट्स बनाएं, उनको रिपीट करें, वीडियोस को दोबारा से देखें। और अब अपनी की क्लासें जो प्रॉपर हैं वो प्रॉपर वे में ही चलाएंगे अपन। अब चाहे 31 जुलाई बाद स्कूल खुले या ना खुले वो बात की बात है। और अब जो चलाने वाले हैं वो यूँ समझ लो कि अपन अब इनको प्रॉपरली ही चलाने वाले हैं। शायद ये क्लास में दोबारा हो या ना हो, हाँ वो बात अलग है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में भी वो उसकी डिस्कस की जाएगी। तो अब कोशिश यही है कि अब आप इस चीज़ों को प्रॉपर वे में आ जाओ और देखना प्रारंभ कर दो, ठीक है, ताकि अब आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। क्योंकि अब आपको पता है समथिंग 4 महीने हो गए स्कूल खुले हुए। होली के बाद आप स्कूल में आए ही नहीं, है ना। होली के बाद से आपकी स्कूल की छुट्टी है, तो समथिंग 4 महीने हो गए हैं। काफ़ी कुछ लॉस हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई करेंगे। और आप अब अपना समय का बिल्कुल सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो और बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस कर दो, ठीक है। तो अब ये अपना जो पी ब्लॉक जहाँ से ख़त्म हो वहीं से अपन चालू करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई वैसे ही होगी जैसे अपनी पहले हुई थी, ठीक है। तो अब आप देखो वीडियो मजे से, ओके, थैंक। तो लास्ट वीडियो में अपन ने ऑक्सीजन और ओजोन के बनाने की विधियां और उनके केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह अपन ने बात कर ली थी, उपयोग वगैरह, ओजोन के सभी प्रकार के स्ट्रक्चर, उसके केमिकल रिएक्शन, सब कुछ याद कर लिए थे। वहाँ तक अगर कोई नया बंदा अगर ये डायरेक्ट यही देख रहा है तो कृपया करके वो जो पहले इसके 8 पार्ट और बन चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपको बता गया है। अपन आज स्टार्ट करेंगे सल्फर के अप्रूफ, एलोट्रॉपस ऑफ सल्फर। जैसे आपने कार्बन के अप्रूफ का नाम सुना है, ऐसे ही सल्फर के भी अप्रूफ होते हैं। यहाँ इसके भी मुख्य 3 अप्रूफ होते हैं। 3 में जैसे आपको कुछ एक अपने जो नॉर्मल लैंग्वेज में नाम दे रखा है, कुछ एक स्पेशल करेक्टर में भी इनके नाम दे रखा है। जैसे विषम लंबाक्ष सल्फर यानी कि रोम्बोहाइड्रेट सल्फर, एकंतास मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, इनका एक स्पेशल नाम और दे रखा है, अल्फा बीटा गामा सल्फर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इन तीनों प्रकार की सल्फर को कैसे बनाया जाता है और इनका कैसे डेली लाइफ में यूज होता है, ये इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। चैप्टर बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। और इसको भी अपन जैसे आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि 70% पार्ट अपन ने इसका कवर कर चुके हैं। कुछ 3-4 वीडियो में ले दे के ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद फिर से जो भी अपना प्रोसेस होता है, टेस्ट की कंडीशन, वो भी जो सब चलेगा। तो चलो अपन सल्फर के अप्रूफ 3 अप्रूफ देख चुके हैं। अपन सल्फर के कितने अप्रूफ हो रहे हैं यहाँ पे? सल्फर के 3 अप्रूफ हैं। कौन कौन से हैं? अल्फा सल्फर, जिसका दूसरा नाम है विषम लंबाक्ष रोम्बोहाइड्रेट सल्फर, दूसरा बीटा सल्फर है, और गामा सल्फर है, ठीक है। अपन सबसे पहले यहाँ विषम लंबाक्ष सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर के बारे में चर्चा करेंगे कि अल्फा सल्फर क्या है और कैसे बनाया जाता है। देखो सबसे पहले अगर इसकी बात करें विरचन की, तो ये देखो जब गंधक के CH2, ये CH2 का अर्थ होता है कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे CO2 होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही ये CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब गंधक के CH2 कार्बन डाइसल्फाइड विलयन को वाष्पीकृत किया जाता है, यानी कि ये किसका विलयन है? गंधक सल्फर का विलयन है। किसका विलयन है? सल्फर का विलयन है। इसको वाष्पीकृत किया जाता है, वेपोराइजेशन किया जाता है, तो यहाँ से अल्फा सल्फर प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है?
कार्बन डाइसल्फाइड को जलीय विलयन को वाष्पीकृत करने पर इसको क्या प्राप्त होता है, अपने को अल्फा सल्फर प्राप्त होता है। ठीक है। देन अगर इसके भौतिक गुण धर्मों में बात करेंगे, सबसे पहले इसके भौतिक गुण की बात करेंगे। तो भौतिक गुण की नजरिया से देखा जाए इसको, तो दिखने में ये क्या होगा, पीला रंग का होगा। कलर किसका होगा, इसका पीला रंग होगा सल्फर का। जैसे पुराने जमाने में आपने नाम सुना गंधक और पोटास, इस प्रकार से कुछ बोलते थे। और फिर जो ये नीलगाय वगैरह, इनको भगाने के लिए इससे बहुत ऐसे विस्फोट किया जाता था, इससे बहुत आवाज आती थी, जिससे ये मतलब ये आवारा जो पशु होते थे वो भाग जाया करते थे। दो चीजों को मिलाते थे, एक थोड़ी व्हाइट सी होती थी, एक थोड़ी येलो होती थी, है ना, वो गंधक होती थी, है ना। इनको अलग अलग पीसा जाता था, एक साथ पीसने पर तो ये क्या होती है, विस्फोट हो जाता है इनके अंदर। तो पहले की टेक्निक थी, है ना। तो ये पीले रंग का होता है आपका जो अल्फा सल्फर है। गलनांक की दृष्टि से इसका 385.8 केल्विन दिया गया है, और घनत्व जो है इसका 2.06 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है, डाटा इतना याद करना इतना कोई खास जरूरी नहीं है। अल्फा सल्फर जल में अविलय होता है। देखो अल्फा सल्फर जो है जल में अविलय होता है, ठीक है, जल में नहीं घुलेगा। अब जल में नहीं घुलने से इसके और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी प्रभावित होती हैं, जबकि कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में पूर्णतः सल्फर विलय हो जाएगा, यानी कि ये इसी का तो पैतृक है, यानी कि इसमें तो ये आराम से डिजोल्व हो जाएगा। किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में अल्फा सल्फर आराम से डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसके मतलब जब गंधक को इसके साथ वाष्पीकृत किया तभी तो अल्फा सल्फर बना है। इस अपरूप में ऊष्मा एवं विद्युत चालकता बहुत कम होती है। देखो यानी कि ये जल में नहीं घुल रहा है, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी ऊष्मा और विद्युत चालकता बहुत कम होती है। ठीक है, ये कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमरे के ताप पर यह सल्फर का सर्वाधिक स्थायी रूप है, लेकिन कमरे के टेम्परेचर पर यह सल्फर का सबसे स्थायी रूप है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा सल्फर में अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा अपरूप सबसे सर्वाधिक होता है, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन जाता है। तो दिस इज लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कमरे के तापमान पर यह सर्वाधिक है, सर्वाधिक स्थायी है। स्टेबिलिटी अल्फा सल्फर की तीनों में थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो S8 जो है वो क्राउन शेप्ड होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें 8 सल्फर है ना। अब 8 सल्फर को देखो इसने कैसे कैसे किया है, एक सल्फर यहाँ पे है, एक सल्फर यहाँ पे है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से 8 सल्फर है। इन सबकी लाइनों से मिलाया गया है, जिससे जैसे कि क्राउन शेप नहीं पहनते, जैसे मिस वर्ल्ड वगैरह ये कुछ होती हैं, लड़कियां वगैरह पहनती हैं, तो इस प्रकार से इसकी शेप जो होती है वो क्या हो जाती है, ताजनुमा हो जाती है, मुकुटनुमा, यानी कि इसलिए इसके नाम पड़ गए क्राउन शेप, ताजनुमा, मुकुट समान, किरीटिकारक, है ना। और जो S6 होता है वो चेयर फॉर्म में होता है, उसकी भी आगे आपको मतलब शक्ल दिखाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका सेकेंड नंबर का अपरूप, जिसको अपन ने कहा एकंता सल्फर। क्या कहा अपन ने, एकंता सल्फर, जिसका दूसरा नाम बीटा सल्फर भी है। ठीक है, भौतिक गुण अगर इसका गलनांक 393 केल्विन होता है तथा विशिष्ट घनत्व 1.98 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, घनत्व के लिए वही चीजें यूज होती है। यह कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। ठीक है, ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 के विलयन में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, बीटा सल्फर 363 केल्विन ताप पर स्थायी है। स्थायी ये भी है, वो भी है, लेकिन अल्फा सल्फर सर्वाधिक स्थायी है, वो कमरे के तापमान पर सर्वाधिक स्थायी है। ये 363 केल्विन ताप पर स्थायी होता है, इससे पहले नहीं होता। विरचन की बात कर लेते हैं, यानी कि बनाने की बात कर लेते हैं कि बीटा सल्फर को कैसे बनाया गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बीटा सल्फर, देखो ये बनेगा किससे, ये अल्फा सल्फर से ही बनेगा। बीटा सल्फर किससे बनाया जाएगा, जब अल्फा सल्फर को, क्या बोला गया है, जब अल्फा सल्फर को गर्म किया जाता है, यानी कि जो अपने पास विषम लंबाक सल्फर यानी कि जो अल्फा सल्फर है उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तथा पिघलाकर ठंडा किया जाता है। गर्म करेंगे उसको, यानी कि वो थोड़ा क्या है, ठोस है, उसको गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, कुल मिला की बात है, और फिर उसको ठंडा करेंगे। जब वो पपड़ी हो जाती है, यानी कोई भी ठोस चीज होती है, जैसे आप यूँ मान लो आपने गुड़ देखा है, गुड़ ठोस ही होता है, अपने जैसे लगता है ऐसे, गर्म करेंगे मेल्ट हो जाता है, पपड़ी सी जम जाती है। कोई भी ठोस चीज, आप कुछ भी, कोई भी मेटल हो XYZ, कोई भी ठोस चीज जब
उसको गर्म करते हैं तो वो वापस से क्या हो जाता है, पपड़ी से जम जाती है। ठीक है, तो उसकी जो पपड़ी जमती है, इस पपड़ी में 2 छिद्र कर देते हैं, यानी कि उसको छिद्र इसलिए कर देते हैं कि उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा कोई लिक्विड मटेरियल हो तो वो उन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 छिद्र करने के बाद एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर निकलने के बाद जो बचता है किसमें से, अल्फा सल्फर के प्रोसेस में से, तो जो पपड़ी को हटाने पर सुई के समान क्या उस बाहर निकल जाते हैं, तथा पपड़ी को हटाने पर सुई के समान बीटा क्रिस्टल, बीटा सल्फर अब जो प्राप्त हो रहा है इस प्रोसेस को गुजरने के बाद, तब जाके क्या प्राप्त होगा, बीटा सल्फर प्राप्त होगा। जो सुई के समान क्रिस्टल होते हैं इनको अपन बीटा सल्फर कहते हैं। दिस इज नोटेड पॉइंट। ठीक है, 369 केल्विन ताप पर संक्रमण ताप कहलाता है। 369 केल्विन ताप, देखो संक्रमण ताप क्रिटिकल टेम्परेचर का आपने सुना है पहले भी कि ऐसी 2 कोई भी फेज होती हैं जो उस पीक टेम्परेचर पे चेंज होता है, यानी कि जैसे आप कोई भी मान लो लिक्विड से आपकी गैसेज स्टेज है या लिक्विड से आपकी सॉलिड स्टेट है, कोई भी 2 फेजेज अवस्था एक साथ किसी टेम्परेचर पे पीक पॉइंट होता है। कि जैसे कि वाटर के लिए देखो, मान लो कि वाटर है जो 100 के लिए 100 के नीचे जो होता है वो क्या है, 100 तक मान लेते हैं द्रव, उससे ऊपर चला गया तो गैस, नीचे आ गया तो द्रव, तो 100 यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी कोई भी ऐसे पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये जो बीटा और अल्फा सल्फर के लिए, बीटा और अल्फा सल्फर के केस में 369 केल्विन जो है संक्रमण ताप कहलाता है, क्योंकि इस ताप पर अल्फा बीटा क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, लेकिन ये दोनों ही अप्रूप S8 अणु होते हैं। क्या बोला गया है, यहाँ पे दोनों अल्फा और बीटा प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अप्रूप किस टाइप का होगा, S8। देखो अप्रूप सल्फर का एक S6 भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस 369 केल्विन ताप पर जो संक्रमण ताप दिया गया है, जहाँ अल्फा और बीटा दोनों प्राप्त हो रहे हैं, ये S8 के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बीटा सल्फर प्राप्त हो रहा है। बीटा सल्फर में S6 की फॉर्म होती है। तो यहाँ आपका देखो आपका अल्फा सल्फर कैसे बना, गंधक को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन को वाष्पीकृत किया गया, तब जाके आपका अल्फा सल्फर मिला। ठीक है, अल्फा सल्फर आपका क्या है क्या नहीं है। उसके बाद बीटा कैसे बना, उसी अल्फा से बना, उसको गर्म किया, उसको ठंडा किया, पिघलाने के बाद उसमें छिद्र करके एक्स्ट्रा लिक्विड को निकाले, जो पपड़ी समान यहाँ पे क्रिस्टल बने, यानी कि उस पपड़ी में से सुई के समान क्रिस्टल बने, वो आपके बीटा सल्फर कहला रहा है। ये इसकी हिस्ट्री। अब लास्ट में आता है एक प्लास्टिक सल्फर, ये इन सल्फर का लास्ट रूप है, जैसे कि आपको प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो प्लास्टिक सल्फर भी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है। पिघलते हुए सल्फर को, देखो अभी कोई भी जैसे गंधक होती है सल्फर होता है, ठीक है, पिघलते हुए सल्फर को जब ठंडे जल में उड़ेल देते हैं, जैसे मान लो आपने सल्फर को गर्म कर लिया, अब उसको ठंडे जल में उड़ेल देना, उड़ेल देने का मतलब डाल देना उसको, गर्म जैसे गर्म सल्फर को, यानी कि पिघली हुई सल्फर को, उबलती हुई सल्फर को अपन ठंडे जल में डाल दिया, तो सब रबर जैसी मुलायम सल्फर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर रबर जैसी सॉफ्ट सल्फर हो जाएगी, क्योंकि वो उस जल में जाएगी और जैसे कि वो फूल जाती है, एक तरह से सॉफ्टनेस आ जाता है उसके अंदर, रबर की तरह सॉफ्ट हो जाती है वो, जिसे अपन प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, प्लास्टिक सल्फर का नाम दिया गया है। आगे बात समझ में। ये नरम एवं प्रत्यास्थ होती है, नरम होती है, सॉफ्ट होती है, और प्रत्यास्थ का मतलब तो जानते ही आप, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि खींचने पर ये जैसे ही उसके ऊपर खींचा अपन ने, बाएं दाब उठाया, वापस से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। परंतु धीरे धीरे कठोर होकर विषम लंबाक्ष अपरूप में रूपांतरित हो जाती, जब तक ताजा है तब तक ठीक है, वरना धीरे धीरे इसका लचीलापन जाता जाएगा और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट होती जाएगी, अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगी। विषम लंबाक्ष दैट इज अल्फा सल्फर, विषम लंबाक्ष की कैटेगरी में अल्फा सल्फर, और प्लास्टिक ये किसकी कैटेगरी में है, गामा की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। आगे बात समझ में, चलो। एंड अब देखो इसका लास्ट में है, इसे S6 से प्रदर्शित किया जाता है, जो प्लास्टिक सल्फर है उसको S6 से। अभी तक अपन ने अल्फा सल्फर वगैरह के केस में S8 की जो आपको ताजनुमा संरचना दिखाई थी, वो यहाँ पे आपको चेयर रूप दिखाएंगे S6 के केस में। उच्च ताप पर 1000 केल्विन पर सल्फर S2 अप्रूप में होती है, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो उनके बीच के बॉन्ड हट जाते हैं और ये S6 से S2 में भी टूट जाती है।
जो O2 की भांति अनुचुंबकीय होती है। जैसे कि O2 होता है उसी नेचर के अकॉर्डिंग इसमें ढल जाती है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल है, टेम्परेचर इसको बहुत हाई देना पड़ता है, किसी विपरीत कंडीशन में ऐसा फील होता है इसको, वरना S8 और S6 के फॉर्म में इसको ज़्यादा देखने को मिलता है। पिछले 2 दशकों में सल्फर के अनेक रूपांतरित संश्लेषित किए गए हैं, यानी कि सल्फर के भी अनेक प्रकार के रूपांतरित मॉडिफाई रूप इसको संश्लेषित किए गए हैं, जिसमें 6 से लेके 20 सल्फर परमाणु युक्त वलय होती है, यानी कि 6 से लेके 20 परमाणु जो सल्फर के होते हैं उनसे रिलेटेड वलय यानी कि रिंग फॉर्मेशन देखा गया है। साइक्लो यानी कि चक्रीय होते हैं उनके लिए साइक्लो वर्ड यूज होता है। S6 वलय में कुर्सी रूप धारण कर लेती है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्या रूप धारण कर लेगी, कुर्सी रूप धारण कर लेगी। जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये 6 हैं, एक सल्फर आपका इस कोने पे है, एक सल्फर इस कोने पे है, एक सल्फर इस कोने पे। जैसे पुराने ज़माने में कुर्सी नहीं आती थी क्या, इस टाइप से, ये जैसे कि ये यहाँ पे इस टाइप से अपन बैठते हैं, तो ये एक चेयर फॉर्म रूप ले लेती है S6 कुर्सी के रूप पे, ठीक है। तो इनको आप स्लोली सुनो, उसके बाद इनको नोट करो, और इनके जो पॉइंट्स है जैसे मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आप जैसे जैसे नोट्स बनाने के बाद 1-2 बार रिपीट करोगे तो पॉइंट इजी होते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जा रहा है, ठीक है। आगे जैसे अपन ने और भी गैसें बनाई हैं, इसी तरह से ये 3 परमाणु युक्त गैस है, एक अपनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस का निर्माण विल्सन सिंथेसिस कैसे करना होता है, इसके केस में यहाँ पे अपन करेंगे बात। सामान्य विधि, जनरल मेथड, देखो जब सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, सल्फर है और वायु कौन सी होती है, ऑक्सीजन, प्राणवायु अपनी, तो जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो SO2 बनती है, जाहिर सी बात है। S को गर्म किया किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाती है, SO2। हाँ, कुछ मात्रा में SO3 भी बनती है, वो बात अलग है, कुछ मात्रा में यहाँ पे क्या जनरेट हो जाती है, SO3 भी। तो सिंपल भाषा में देखो, ये अपना S है, सल्फर है, और ये O2 ऑक्सीजन है, इन दोनों में रिएक्शन होती है और SO2 फॉर्म बना देती है। तो ये तो एक सामान्य मेथड होता है कि इस विधि से SO2 गैस वायुमंडल में भी जनरेट होती रहती है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रयोगशाला में O2 एक नॉर्मली तौर पे नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जब सल्फाइट, क्या करेंगे, जब सल्फाइट लवणों को, सल्फाइट लवणों का मतलब होता है लवण, मतलब ऐसे जैसे सोडियम सल्फाइड एक लवण ही है, पोटेशियम सल्फाइड एक लवण ही है, कोई भी मैग्नीशियम सल्फाइड हो, तो कोई भी सल्फाइड है, ये सल्फाइड के लवण होते हैं। सल्फाइड का मतलब होता है क्या चीज़ होती है, SO3-2, सल्फाइड क्या होता है, SO3-2 सल्फाइड होता है, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन किससे करानी है, या तो H2SO4 से या HCl से, यानी कि सल्फाइड के लवणों की रिएक्शन करानी है आपको, किससे, एसिड से, प्रबल एसिड से। तो देखो क्या होती है यहाँ पे, ये आपका सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, यानी कि SO3-2, ये आपका H2SO4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये जो Na2+ ये SO4-2 है, वो इसके साथ सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फाइड से क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, और इधर आपका एक H2 निकल गया और एक SO2 गैस निकल गया, और अपने को बनाना क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकली लैब में अपन SO2 को इस टाइप से भी बनाया जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं बड़े पैमाने पर कैसे बनाते होंगे कंपनी वाले, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड में SO2 गैस कैसे बनती होगी, क्योंकि SO2 गैस का भी अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, ये मतलब इसकी अलग ही नेचर है। औद्योगिक विधि से SO2 कैसे बनाई जाती है, जब आयरन पैरेटिस FeS को O2 के साथ अभिकृत कराया जाता है, यानी कि अभिक्रिया कराई जाती है, तो SO2 बन जाती है। अब देखो ये आयरन सल्फाइड है, जिसको अपन आयरन पायराइट बोलते हैं, तो ये यहाँ पे 11 ऑक्सीजन, ये देखो बैलेंस का मामला है, ये आप ये मत सोचो 4 और 11 कैसे है, ये सिर्फ बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ आपका Fe2O3 हो गया, ठीक है, और ये SO2 कितनी संख्या में बन रही है, 8 मोल बन रहे हैं SO2 के, ठीक है। तो इस प्रकार औद्योगिक मेथड पे बना, औद्योगिक विधि से प्राप्त SO2 को शुष्क करने के पश्चात विकृत किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ और पॉइंट हैं, SO2 के गुण क्या हैं, भौतिक गुण, ये तो उसकी बनाने की विधि हो गई।
SO2 रंगहीन होती है, तीक्ष्ण गंध गैस होती है, यानी कि एक जलते गंधक सल्फर की तरह इसमें गंध आती है, इसलिए इसको तीक्ष्ण गंध युक्त बोला जाता है। SO2 रंगहीन यानी कि इसका कलर तो नहीं होता है। प्रैक्टिकल कराएंगे सल्फाइड का, सल्फाइड के प्रैक्टिकल में भी ऐसा देखा जाता है, आपको बोला जाएगा तीव्र बदबूदाहट हुई, लेकिन ये मतलब क्या होगा यहाँ पे जलते गंधक की तरह खुशबू आती है, तो वो वाली गैस है SO2 गैस है। ये कमरे के ताप पर व 2 atm दाब पर द्रवित की जा सकती है एवं 263 केल्विन पर उबलने लगती है। अब देख लो इसका क्या स्ट्रक्चर ढांचा आपके सामने है। SO2 जल में विलय हो जाती है, SO2 गैस क्या हो जाती है, जल में सोल्यूबल है। फिर बात कर लेते हैं रासायनिक गुणधर्म की, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी आपके सामने नजर आ रही है कि जल में घोलने पर, केमिकल प्रॉपर्टी क्या स्ट्रक्चर है कि जल में घोलने पर ये किस नेचर में दिखाई देता है। जैसे SO2 है, SO2 प्लस H2O, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ध्यान देना इस बात को, ये जो लिख रखा है H3, ये जो लिख रखा है H3SO3, ये आपका H2SO3 है ना, ध्यान देना इस बात को। क्या लिखोगे यहाँ पे H2SO3, क्योंकि H दो ही हैं, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया है, तो ये H2SO3 कहलाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलेंगे इसको, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगली बात समझ में। नेक्स्ट अपन केमिकल प्रॉपर्टी का जो रिएक्शन देखते हैं वो क्या है, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब SO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम सल्फाइड। बट यहाँ पे आप सोडियम सल्फाइड ना लिखें, इस सोडियम सल्फाइड की जगह आप सल्फाइट लिखें। देखो सल्फाइड और सल्फाइट में फ़र्क होता है, सल्फाइड S-2 होता है और सल्फाइट होता है जो अभी आपको बताया गया है कि सल्फाइट होता है वो SO3-2 है। तो ये जो सल्फाइड लिख रखा है ये गलत है, इस सल्फाइड को आप क्या करेंगे, सल्फाइट, क्या करना है इसको, आपको सल्फाइट लिखना है, दोनों जगह ध्यान रखना। क्या बनाएगा ये, सोडियम सल्फाइट बनाता है। यदि SO2 का आधिक्य है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना सकता है। तो ये मैटर क्लियर हो गया। नाम में आपको सल्फाइड की जगह क्या करना है, सल्फाइट करना है। रिएक्शन आपके सामने है, 2NaOH प्लस SO2, यहाँ पे सोडियम सल्फाइट बना है और H2O बना है। और अभी कहा गया है कि ये आपका SO2 आधिक्य में हो जलीय विलयन में, तो इसका क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट बन जाएगा, NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। देन अगली रिएक्शन देखते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ SO2 रिएक्शन। SO2Cl2 के साथ विकृत होकर सल्फ्यूरियल क्लोराइड बना देता है। क्या बनाता है, सल्फ्यूरियल क्लोराइड बना देता है। SO2Cl2, SO2Cl2 सल्फ्यूरियल क्लोराइड, ठीक है। ध्यान रखना, इसका भी आगे जाके महत्व आगे काम आएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है, पूछना भी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, क्या होता है जब Fe+3 लवणों के जलीय विलयन में SO2 गैस प्रवाहित करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि SO2 एक मतलब कि एक प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है, ये किसी का अपचयन कर बैठता है। क्या करेगा, किसी का अपचयन कर बैठेगा, यानी कि ये किसी की ऑक्सीकरण अवस्था को घटा देता है, प्रबल अपचायक है। क्या कहलाता है, प्रबल अपचायक। जो खुद अपचायक होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, SO2 एक प्रबल प्रवृत्ति क्या है, इसके अपचायक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि ये Fe+3 को Fe+2 में अपचेत कर देगा। सामान्य तौर पे देखा जाए तो ये है क्या, Fe+3 को +2 में कन्वर्ट किया। रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका फेरिक सल्फेट है, फेरिक सल्फेट है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे Fe+3 है इसलिए इसको फेरिक बोलेंगे, और SO4-2 दिस इज सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट है ये। अब यहाँ पे Fe+3 है और ये जलीय विलयन में SO2 इसके अंदर अपन रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट यानी कि +2 में कन्वर्ट हो गया। फेरस सल्फेट बना तो किस में कन्वर्ट हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, FeSO4,
यानी कि फेरस सल्फेट +2 और वो बन गया H2SO4, यानी कि इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, बात आपके समझ में आई गई है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगली रिएक्शन के पास, SO2 का परीक्षण। SO2 का परीक्षण एक अलग मैटर होता है। SO2 परीक्षण देखो कैसे इसका टेस्ट कैसे किया जाता है कि जो बना है वो SO2 है या नहीं है। देखो सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या था, SO2 गैस कैमनोफोर के रंग को उड़ा देती है। क्या बात है, SO2 गैस में कौन सी क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी है इसके अंदर कि ये जो आपका कैमनोफोर होता है, कैमनोफोर का आपको पता है बैंगनी यानी कि रंग होता है ना, वो लाइटली देखा जाए तो पिंक भी होता है, बट अपन इसको पर्पल कलर मान लेते हैं कि कैमनोफोरिक लाल दुआ जो आपने सुना है वो एक इस प्रकार की कलर की होती है। लेकिन अगर कैमनोफोर के जली विलेन में अपन अगर SO2 गैस प्रोवाइड करा देते हैं तो उसका कलर गायब हो जाता है, मतलब वो कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाएगा। अब ये अपन कैसे पता चले कि जो बना है वो SO2 है या नहीं है, यानी कि अगर कैमनोफोर के विलेन को रंगहीन कर दिया, कलरलेस कर दिया, तो समझ जाएंगे जो बना है वो SO2 है। ऐसा प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाता है लैब में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एक आपको चेंजेस करने पड़ेंगे रिएक्शन के अंदर। थ्योरेटिकली इसकी सही है कि SO2 गैस कैमनोफोर के रंग को उड़ा देती है, बिल्कुल सत्य बात है, प्रैक्टिकल में भी याद करनी पड़ती है, जिससे SO2 की उपस्थिति का पता चलता है। यानी कि अपने रिएक्शंस के अंदर SO2 गैस बनी है या नहीं बनी है, उसकी प्रेजेंसी का कैसे पता चलता है। देखो यहाँ पे आपको मैं एक इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे आप एक नोट करना कि ये जो आपको 2 कैमनोफोर दिख रहा है, बट शायद ये अच्छे से कैमनोफोर नहीं लिख रहा है, ये है क्या 2KMNO4। ठीक है, आगे बात समझ में, +2H2O देन +5O2। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन हुई है और रिएक्शन में आपको पता है ये क्या बन गया, इधर देखो लो, रिएक्शन में बन गया है K2SO4 + 2MnSO4। ये जो पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट है ये रंगहीन है, कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होता है, और ये आपका H2SO4 निकल गया। यानी कुल मिला के अगर कैमनोफोर के जेली विलेन में आप SO2 गैस प्रवाहित कराते हो, यानी कि आपको नहीं पता कि वो SO2 गैस है, बट अगर विलेन उसका रंगहीन हो जाता है तो यूँ आप समझ सकते हो कि आपने जो बनाया है वो SO2 गैस ही बनाया है, ये उसका एक कंफर्मेशन होता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं इसके उपयोग की, इसके यूजेज की। शर्करा एवं अच्छा, उससे पहले मैं एक बात करूं आपको, देखो ये सब इतनी मेहनत करके बनाया जाता है, इसमें आपका भी कोई नुकसान नहीं है। तो अब अगर एक छोटे पैमाने पे मैं बात करूं, अपन कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट मुश्किल से कितने देख पा रहे हैं, 50-60। अगर आप एक स्टूडेंट ये मतलब एक फील कर लो कि यार सर जो मेहनत कर रहे हैं हम 10 लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन मुझे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलेंगे और ये कुछ कमेंट्स या मुझे मिलते हैं तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है कि यार इनको बहुत अच्छे से दिया जाए। हो सकता है कुछ नए कैमरे खरीद लें, हो सकता है कुछ एक मतलब कि डिजिटल स्क्रीन ले लें। अब वो तभी कर होता है ना जब मतलब एक स्टूडेंट का खुलकर सपोर्ट होता है, ऐसा लगता है कि हाँ यार चलो ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है या लोग इसको इतना देख रहे हैं, तो एक अंदर की एक फीलिंग और जागती है, मतलब एक बहुत कुछ देने का मन करता है, इतना कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर आपको कुछ टैक्स नहीं लगता है या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये सोच सकते हो कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाएं और इसको और ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे आपको। ठीक है, चलो लास्ट में इसके बात कर लेते हैं, उपयोग की बात कर लेते हैं। जो शर्करा एवं पेट्रोल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसका SO2 एक प्रबल अपचायक है तो ये आलतू फालतू चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, उनसे रिएक्शन कर लेता है। लिक्विड SO2 विलायक के रूप में काम आता है और SO2 परिशीतलन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ एक यूजेज थे। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे सल्फर के ऑक्सो अम्ल, जैसे अपन ने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल पढ़े थे वैसे अपन सल्फर के ऑक्सो अम्ल पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप ये मत समझना कि 15वां वर्ग और 16वें वर्ग की तरह ही 17वां और 18वां है।
17 तो 1-2 दिन का है, बल्कि 16 तो 18वां तो 1 दिन का भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्योंकि और कोशिश करूँगा कि आपको पूरे PDF भी दे दूँ मैं साथ में, अगर मेरे को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसको प्रॉपर ही समझो और अब पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल नो टेंशन, माइंड फ्री होके, किसी चीज़ की टेंशन मत लाओ कि हमारा कोर्स होगा कि नहीं होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, हमें कोचिंग करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, अगर आप कुछ भी दिमाग में मत लो, पढ़ो मन लगा के। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।